हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के बारे में। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या बीए एलएलबी परस्यू कर रहे हैं, या अगर आप अपनी जो है सिविल जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएसजे निकालना चाहते हैं किसी स्टेट का, ठीक है, या फिर आप कोई सरकारी वकील बनना चाहते हैं, आप एपीओ की वैकेंसी जो है वो हासिल करना चाहते हैं, सरकारी वकील बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपने इसको अच्छे से देखा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी करे, विदाउट एनी हसल एंड बसल, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो हमारा टॉपिक है द एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू कि इस पूरे एडवोकेट एक्ट में जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं और जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं वो है 7, यानी कि 7 चैप्टर्स आर देयर, और इन 7 चैप्टरों में टोटल सेक्शंस है 60। ठीक है, तो हमको आज की इस वीडियो लेक्चर में जो है मेन, मैं आपको बता दूं, हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो हमारा रहेगा स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए हर एक स्टेट के लिए जो है बार काउंसिल होती है, ठीक है, जो वहां के जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी ड्यूटी, उनके क्या एटिकेट्स होते हैं, उनकी क्या प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, कैसे उनको परफॉर्म करना होता है, उनकी क्लाइंट की टूवर्ड्स क्या ड्यूटीज रहती हैं, ठीक है, और कोर्ट के टूवर्ड्स क्या ड्यूटीज रहती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता चलने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इस एक्ट में है 60। तो चलिए शुरू करते हैं इस इतिहास से। ठीक है, ये जो हमारा जो इंडिया में कोर्ट सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो है 3 टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है। पहला जुडिशरी, ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा है लेजिस्लेचर। जुडिशरी जिसे हम सब जानते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं जुडिशरी को, न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यपालिका, और लेजिस्लेचर को बोलते हैं विधायिका। इन तीनों का अलग अलग कार्य रहता है। ठीक है, न्यायपालिका कार्य सबसे पहले जो मेन बॉडी होती है वो होती है लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका, जो कि लॉज बनाती है। ठीक है, बेसिकली लॉज बनाने का काम किसका होता है? लेजिस्लेचर का, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इसकी दो मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर दूसरा जो गवर्नमेंट को चलाती है वो है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका, यानी कि जो भी ये लॉज बनाती है विधायिका, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसलिए उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें जितने आ जाते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, डीएम, एसडीएम, ठीक है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसी डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे सुप्रीम माना जाता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, यानी कि वो रिवेन्यू कलेक्टर होता है। रिवेन्यू से सारे मैटर्स कौन देखता है? एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखता है। ठीक है, और बाकी सब चीज जो है लॉ एंड ऑर्डर भी देखता है, ये सारी पावर्स भी होती हैं। लेकिन फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? जुडिशरी के पास। और सुप्रीम अथॉरिटी कौन है अभी इंडिया में? हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जी हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इसकी हिस्ट्री, इसके इतिहास से, यानी कि लीगल प्रोफेशन, हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन। तो देखिए, जब पुराने टाइम पे हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो राजा सबसे सर्वोच्च हुआ करता था, वही जो है कार्यपालिका का काम करता था, यानी वही विधायिका का काम करता था, वही कानून बनाता था और वही उस कानून को एग्जीक्यूट करता था, और वही उस कानून का न्याय भी देता था कि किसी ने क्या गलत किया, क्या सही किया है, वो राजा तय करेगा। फिर धीरे धीरे हमारे इंडिया पे जो है इस्लाम आया। इस्लाम में दिल्ली सल्तनत आया, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए। ठीक है, तो दिल्ली और मुगल सल्तनत में क्या हुआ करता था कि एक वकील की पोस्ट बना दी वहां, यानी कि जो राजा तो नहीं कहेंगे, क्या बोलते हैं इनको, इस्लामिक रूलर्स को, जैसे अकबर हो गया, या इनको क्या बोलेंगे इस्लाम में, बादशाह। हाँ, यानी कि जो बादशाह हुआ करता था, तो वो जो है एक बंदा रखता था अपने बिहाफ पे, जिसको वकील बोलते थे, और वो वकील जो है सारे केसेस लेके आता था राजा के सामने, यानी कि राज दरबार में। ठीक है, और राज दरबार में तय किया जाता था कि क्या सही है क्या गलत है।
और जैसे आपने सुना होगा अकबर के नवरत्न तानसेन, तो ये सब लोग जो है जो विद्वान हुआ करते थे किसी चीज में कि क्या सही है क्या गलत है, इस चीज का निर्णय करने में फैसला लिया करते थे। तो ये था पुराने टाइम पे। फिर आते हैं हमारे इंडिया पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ठीक है। वैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है, बट जो मेन पावरफुल है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 एडी में, ठीक है, लंदन में इस कंपनी का फॉर्मेशन होता है। 1608 में ये कंपनी इंडिया में कदम रखती है। अब ये कंपनी इंडिया में कदम रखती है, ठीक है। तो इंडिया में यहाँ पर इस समय जो है आपको मालूम होगा, जब जैसे ही 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, तो यहाँ पर जो है अकबर का बेटा कौन होता है? जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर का शासन चल रहा होता है, तो यानी कि जहांगीर यहाँ का बादशाह होता है, ठीक है। तो 1608 में ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब जहांगीर से जो है परमिशन ली जाती है यहाँ पर सेटल होने की, ठीक है। जहांगीर को डीड्स दिए जाते हैं, यानी कि गिफ्ट्स दिए जाते हैं, महंगे महंगे परफ्यूम वगैरह दिए जाते हैं। इंग्लैंड में जो भी होता है विदेशी माल, ठीक है, उसको प्रभावित करने के लिए, उसको लुभाने के लिए, हम बोलते हैं ना कि हमको कुछ चाहिए किसी से, तो हम उसको कुछ ना कुछ दे के जो है अपनी तरफ कर लेंगे। जैसे हम ब्राइब देते हैं, ठीक है, तो ये समझ लीजिए ब्राइब देने की कोशिश करता है। तो पहले जहांगीर नहीं मानता है, फिर बाद में धीरे धीरे जहांगीर को उस चीज की आदत लग जाती है। जैसे मान लीजिए हम किसी नए शहर में जा रहे हैं, हमने कुछ खा लिया, जैसे हमने कहीं पे जाके वहां का कुछ नई चीज खा ली, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया गए और हमने वहां पे जो मोमोज होते हैं, हमारे यहाँ मोमोज बोलते हैं, वहां पे मोमोज को बोलते हैं, बड़े बड़े साइज में ही बनते हैं, जैसे टाइफू बोलते हैं, ठीक है। तो दार्जिलिंग वगैरह आप जाओ या फिर सिलीगुड़ी वगैरह जाओ, असम वगैरह जाओ, तो यहाँ पे इन सबको टाइफू बोलते हैं। मोमोज का ही बड़ा फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप खाओगे तो आपको अच्छे लगेंगे, तो आपको आदत सी हो जाएगी, तो आप फिर दोबारा मंगाओगे, है ना। तो ऐसे ही जो है ये समझ लो कि जहांगीर को भी जो है आदत सी लग गई इंपोर्टेड चीजों की, परफ्यूम वगैरह, इत्र वगैरह, है ना। तो इस चीज से फिर जहांगीर ने जो है परमिशन दे दी, भाई बादशाह तो जहांगीर था, परमिशन दे दी। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। वैसे पुर्तगाल की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि ये सारी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इसलिए हम बोलते हैं, मतलब सॉरी, ये सारी जो है हाँ ईस्टर्न कंपनीज है, तो इसलिए इनके नाम पे जुड़ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, हर कोई अपना यहाँ पर भारत आती है, क्योंकि सबको पता है कि भारत पे जो है, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है, ठीक है। ये खैर इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ये अलग सब्जेक्ट हो जाएगा हिस्ट्री का। तो मैं आपको एडवोकेट्स एक्ट 1961 की बात बता रहा था, बताते बताते बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया। तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही था। तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 में, जैसे मैंने आपको बताया, 1608 में जहांगीर का शासन होता है, ब्रिटिशर्स इस जो है इंडिया पे आ जाते हैं, ठीक। करीबन 1611 में इनको अच्छे से ये सेटल हो जाते हैं। पहले सूरत में ये सेटल होते हैं, सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। फिर मद्रास, यानी कि आजकल का जो चेन्नई वाला जो एरिया है, केरला वाला जो एरिया, वहां पर ये जो है वहां पे जाते हैं। फिर ये बंगाल में पहुंचते हैं, क्योंकि इनको हर जगह चैलेंजेस मिलते हैं। ऑलरेडी पहले से पुर्तगाली लोग होते हैं इस साइड पे। किस साइड पे? वेस्टर्न कोस्ट पे। जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारी, यानी कि जो ये वाली लाइन है, ऐसे इंडिया का नक्शा ऐसे करके देखोगे तो जो वेस्टर्न लाइन है, यानी कि यहाँ पे तुम्हें महाराष्ट्र दिखेगा, महाराष्ट्र के नीचे तुम्हें कर्नाटक दिखेगा, गोवा दिखेगा, केरल दिखेगा, है। तो इस वाली लाइन पे जो है बेसिकली पुर्तगाली वगैरह का कब्जा हुआ करता था। तो बेसिकली इन लोगों ने दूसरी साइड देखी, यानी कि इन लोगों ने ईस्टर्न साइड पे पहुंच गए। ईस्ट साइड पे, यानी कि आज का जो वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश वाला जो पोर्शन है, वहां पर जाके ये लोग मुर्शिदाबाद में इन्होंने अपना जो है सेटल हो गए। धीरे धीरे और लोग को भी शिप में लेके आए और सेटल हो गए। सेटल होने के बाद जो है फिर इनकी जो है क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ने के बाद फिर जो है 1608 से 1611 1612 समय बीता पूरा, यानी कि 101 साल बाद करीबन 1726 में 1726 में
इन्होंने देखा यार कि मतलब अभी ये 100 साल की पीरियड में इन्होंने देखा यार ये हिंदुस्तान में तो जो है राजा आपस में लड़ते रहते हैं। विजयनगर एम्पायर, अकबर ऊपर जो है, अकबर जा रहा है नीचे लड़ने, जहांगीर नीचे जा रहा है लड़ने, है ना, औरंगजेब जा रहा है नीचे लड़ने डेक्कन में, यानी कि महाराज जो हमारा सदर्न पोर्शन है और जो हमारा नॉर्दर्न पोजीशन है, इनमें आपस में जो है एकता है ही नहीं, यूनिफिकेशन है ही नहीं। और तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इनमें फूट डालो और राज करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाएंगे। और इस पॉलिसी को अपनाने के लिए हमको अपने विद्वानों, यानी कि हमें अपने स्कॉलर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, अपना अपना दिमाग लगाते हैं। 1726 में ये जो है क्या कर देते हैं, धीरे धीरे मतलब 101 साल में इनकी इतनी पकड़ हो जाती है इंडिया के अंदर कि 1726 में ये मेयर कोर्ट तक खोल लेते हैं। क्या खोल लेते हैं, मेयर कोर्ट। और इनकी अब जो है 3 जगह प्रेसिडेंसी टाउन होती है। प्रेसिडेंसी टाउन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ जहां जहां पे ब्रिटिशर्स बसते हैं, ठीक है, तो वहां पर बोलते हैं उसको प्रेसिडेंसी टाउन। तो ये जो है मैंने आपको बताया बंगाल पे, मद्रास चेन्नई वाला एक पोर्शन, और एक इनका पोर्शन हो गया बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे तो इनको दहेज में मिला होता है। दहेज में मतलब इसलिए क्योंकि पुर्तगाल की एक जो है प्रिंसेस से इंग्लैंड के एक प्रिंस की मैरिज हो जाती है, शायद मेरे हिसाब से 1662 1672 के आसपास, ठीक है। तो उस बिहाफ में जो है मुंबई वाली जो आज की लैंड है, जहाँ महाराष्ट्र में जो बोलते हैं बॉम्बे, वो इनको गिफ्ट में मिल जाता है, दहेज में, ठीक है। अब दहेज में मिल जाता है तो ये वहां पे भी सेटल हो जाते हैं। अब 1726 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे तीनों पोर्शन में जो है मेयर्स कोर्ट खुलते हैं, तीनों पोर्शन में, यानी कि तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स में, यानी कि बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में, ठीक है। अब यहाँ पर खुल गए। अब ये धीरे धीरे देखते कि यार हमको और कैसे डेवलप करना है। अब यहाँ पे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चल रहा होता है क्या, मुगल रूल, ठीक है, बेसिकली इस्लामिकल पॉपुलेशन, मतलब इस्लाम का रूल चल रहा होता है। इस्लामिक लॉस यहाँ पर रेगुलेट होते हैं। अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसका गला काट दो, धड़ से उड़ा दो, पंजे हाथ में है ठोक दो, हाथ दीवार पे ऐसे करके टांग दो। तो ये जो है इनको तरीका सही नहीं लगता। ये कहते हैं कि यार हमें कुछ लॉज में रिफॉर्म लाने हैं, ठीक है। इसीलिए फिर धीरे धीरे आपको पता है 1862 में जो है, 1860 में आईपीसी आ जाती है ना। तो इसके आईपीसी के फादर बोले जाते हैं थॉमस बेबिंगटन मैकलवे को। तो ये वाली बात है। तो 1726 में मेयर कोर्ट खुल जाते हैं। फिर धीरे धीरे रिफॉर्म्स होते रहते हैं, यानी कि करीबन ठीक 50 साल बाद जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया ईस्टर्न साइड पे इनका कब्जा ज्यादा होता है, क्योंकि वेस्टर्न साइड पे जो है पोर्तुगीज लोग और फ्रेंच लोग जो है बसे होते हैं, ठीक है। फ्रेंच लोग की कॉलोनी, पुर्तगाली लोगों की कॉलोनी होती है, क्योंकि फ्रेंच लोग बाद में आते हैं। लेकिन ये जो है इनकी जो है नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो ये आपस में लड़ते रहते हैं। और इनकी पुरानी हिस्ट्री है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। तो ये बात है। तो भाई अब जो है 1726 में मेयर कोर्ट खुलता है 3 प्रेसिडेंसी टाउन में। और 1773 में जो है ये जो है लॉ रिफॉर्म्स करते करते सोचते हैं कैसे हम अपने लॉस को रिफॉर्म करें। मेयर कोर्ट में क्या होता है कि ये सब जो है पुरानी वाली जो रीति रिवाज है वो नहीं होगा, अपनी प्रेसिडेंसी टाउन में हम अपने नियम कानून लगाएंगे, ठीक है। और इसमें वैसे बेसिकली कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट बनता है 1773 में, कहाँ पे, कलकत्ता पे। इसमें जो है सारे जितने भी जो मेयर्स कोर्ट ऑलरेडी होते हैं एस्टैब्लिश, वो सब हो जाते हैं बैन, यानी कि उनको एबॉलिश कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है। बोलते हैं कि यार पूरा जो है रूल जो है हमारा यूनिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हर एक मेयर कोर्ट में अलग अलग, किसी मान लीजिए कहीं पर आपने चोरी कर दी है तो कहीं पे आपको 2 साल के लिए सजा दी जा रही है। यानी कि अगर आपको बंगाल में 2 साल के लिए सजा दी जा रही है कहीं चोरी करने के लिए, आपने कोई पेन चुरा ली, आपने किसी के 1000 रुपये चुरा लिए, उस समय 1000 रुपये तो बहुत बड़ी बात थी। तो और वही चीज की पनिशमेंट आपको जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में समझ लीजिए 10,000 रुपये मिल 10,000 रुपये एज अ पेनाल्टी, या फिर हो सकता है आपको डेथ पनिशमेंट भी दे दे। वहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आपको हो सकता है आपका गला काट दे। तो ये यूनिफॉर्मिटी, ये जो इनयूनिफॉर्मिटी थी, ठीक है, इसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बना 1773 पे। कहां पर बना, कैलकाटा में। अब यहीं से जो है पूरा जो है एक गवर्नेंस होने लगी कि चलो ठीक है भाई, हम जो है
यहाँ से जो है लॉस को चलाएंगे, लॉ जो भी हमारे न्यायिक मामले होंगे हम यहाँ से उसको मैटर को सॉल्व करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। उस समय हमारे इंडिया में इतने वो भी नहीं हुआ करते थे, लॉयर्स भी नहीं हुआ करते, तो इसलिए उस समय एडवोकेट की दो कैटेगरी होती थी, एक होते थे लॉयर्स और एक होते थे प्लीडर्स। लॉयर्स उनको बोला जाता था जो बेसिकली लॉ की नॉलेज रखते थे, एक प्रॉपर लॉ की नॉलेज रखते थे। और प्लीडर्स वो होते थे बेसिकली जिनको थोड़ा बहुत पढ़ना वढ़ना आता था और वो प्लीडिंग कर देते किसी के बिहाफ में, ठीक है। जैसे आजकल हम प्रैक्टिस बोलते हैं कि वी आर प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट, वी आर प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट, तो सेम चीज होती है प्लीडिंग, ठीक। एक मिनट। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट 1773 में बनता है, इसके एक साल बाद 1774 में जो है एक चार्टर एक्ट पास होता है। कहाँ से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का रूल होता है। बेसिकली ब्रिटिश क्राउन का ही रूल होता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो पूरी एक ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। उसमें मैं फिर नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ बहुत 2-3 साल पहले आई थिंक सो, ठीक है भाई। फिर ये देखते हैं कि चलो 1726 में जो है जितने भी ने 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में मेयर्स कोर्ट खोले थे, वो ये 1774 के चार्टर के थ्रू सबको बंद कर देते हैं। जैसे 1773 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में खुल जाता है, उसके बाद सारे मेयर्स कोर्ट बंद हो जाते हैं। फिर साल आता है 1801 का। एक सुप्रीम कोर्ट इनको ये नीड होती है कि यार एक जगह से जो है हम प्रॉपर जस्टिस नहीं दे सकते अपने लोगों को, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंसी में इनके लोग ज्यादा बसे होते हैं और हिंदूस लोग भी होते हैं, ठीक है। और वैसे बेसिकली मैं आपको बताऊं मद्रास की कहानी, तो मद्रास में ऐसा होता है ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन करके होता है। ब्लैक टाउन उनके लिए बोला जाता है जहाँ पे इंडियंस लोग रहते हैं, और व्हाइट टाउन उनके लिए होता है जो ब्रिटिशर्स सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो, क्योंकि वो गोरे होते हैं, उनका कलर गोरा होता है, इसलिए व्हाइट और ब्लैक का ये रंग का भेद होता है, ठीक है। सो 1801 में मद्रास में, यानी कि जो चेन्नई वाला पोर्शन है आज का, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाता है। और 1823 में बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाता है। अब हमारे पास 3 सुप्रीम कोर्ट हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी सुप्रीम कोर्ट भी हटेगा, अभी हाई कोर्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट रहेगा, फिर से अभी हमारे पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। तो अभी फिलहाल जो है आपने देखा कि 1801 में सुप्रीम कोर्ट मद्रास में, फिर 1823 में सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे में, ठीक है। सो अब ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दी जाती है 1774 के चार्टर के तहत कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी खुलेंगे और उन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी कि वो खुद जो है एडवोकेट्स वगैरह अपॉइंट करेंगे, ठीक है। एडवोकेट्स वगैरह अपॉइंट वो खुद करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, अपने बिहाफ पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको मालूम होगा कि 1773 में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलता है कलकत्ता में, है ना, तो उसके मतलब 1781 में जो है फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ऐसा होता है कि जो गवर्नर जनरल होता है ये एक तरफ और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, अब इन दोनों के बीच में हो जाती है पावर की लड़ाई, यानी कि कौन सुप्रीम, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो सुप्रीम है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में है। बेसिकली हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट जो खुली है कलकत्ता में वो सुप्रीम है। इन दोनों के बीच में पावर की हो जाती है लड़ाई। और गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के बिहाफ में होती है सदर अदालत। क्या होती है? सदर अदालत। इनको पावर दे दी जाती है कि तुम जो है सारे रिवेन्यू मैटर्स देखोगे, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अदर लॉ कंसर्निंग मैटर्स देखेंगी। अदर जो किसी ने क्राइम किया है, कोई दीवानी मामला है, कोई सिविल मामला है, तो ये सारे मैटर्स कौन सॉल्व करेगा? ये जो है तुम्हारे जो सुप्रीम कोर्ट तुमने खोल रखे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर में खुलने वाले हैं, जो मद्रास में खुलेगा, जो बॉम्बे में खुलेगा 1823 में, और 1801 में कहाँ? मद्रास में, ठीक है। तो ये इनको ये पावर दे दी जाती है कि तुम अपने जो है जुडिशियल मैटर खुद देखोगे और अपने लॉयर्स जो है खुद अपॉइंट करोगे। ये 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट होता है उससे तय हो जाता है, ठीक है। तो आगे की कहानी मैंने आपको बता दी थी कि 1801 में मद्रास में जो है सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, 1823 में जो है बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। नाउ वी आर हैविंग 3 सुप्रीम कोर्ट। अब जो है
इनकी कहानी चलती, लेकिन फिर भी वही बात होती कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, वही पुराना मैटर चल जाता है। जैसे मेयर्स कोर्ट होते हैं तो वही पुराना मैटर चल जाता है, इन यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब एक सा कहीं पर कुछ चल रहा होता है, कहीं पर कुछ चल रहा होता है। तो फिर आता है हाई कोर्ट एक्ट 1861 में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हाई कोर्ट एक्ट। तो इसमें क्या होता है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट होते हैं उन सबको मर्ज कर दिया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, और जो सदर अदालत है, यानी कि जो रिवेन्यू मैटर्स अभी तक देख रही हैं, इसको भी इन साथ में मर्ज कर दिया जाता है और फिर बनते हैं हाई कोर्ट्स। ठीक है, हाई कोर्ट्स बनते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट्स 1861 में अब जो है हमारे पास हाई कोर्ट्स बन गए, सुप्रीम कोर्ट एबॉलिश हो गए। ठीक है, आप समझ गए, सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत जो कि किसके बिहाफ में काम कर रहा था, गवर्नर जनरल के बिहाफ में काम कर रहा था एज अ क्या मैटर्स, रेवेन्यू मैटर्स, यानी कि पैसे का लेन देन जो भी है वो सदर अदालत करेगी और बाकी जितना भी मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है और फिर जो है हाई कोर्ट्स एक्ट आता है 1961। ठीक, इसको नाम दिया जाता है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। आई होप कि आपको अभी तक ये कहानी समझ में आई होगी। अब आपको पता है कि 1861 में ये चीज हो रखी है कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आ रखा है, और कुछ 4 साल पहले ही 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कि 1857 का विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे और उनकी जो इन्फेंट्री थी और जो है रिलीजियस वॉर हुए थे। ठीक है, तो ये बोल दिया गया था कि हिंदू धर्म को जो है बिगाड़ा जा रहा है, यहाँ पे जो है गाय का मांस, और मुस्लिमों के बीच में ये फैला दिया गया कि सुअर के जो है मांस चर्बी से जो है जो भी वहाँ की जो आर्मी है, जो सब्जेक्ट्स हैं आर्मी, जितने भी यहाँ की पीपल्स हैं जो कि ब्रिटिश आर्मी में भर्ती थे, वो लोग जो है ऐसे दांत से काटना पड़ता था, तब जाके फिर बुलेट को लोड, गन को लोड करते थे और तब जाके फिर फायर होती थी। उस समय की कहानी कुछ ऐसी थी। ठीक है, तो ये चीज जो है फैल गई कि इस्लाम के हिसाब से, धर्म के हिसाब से मुस्लिम सब्जेक्ट्स के लिए पिग यानी कि सुअर हराम है। ठीक है, यानी कि अच्छा नहीं माना जाता, और हिंदुओं के हिसाब से गाय को पूजा जाता है, गाय गौ माता होती है, तो ये हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज का जो है जब सब्जेक्ट्स को पता चलता है, यहाँ के लोगों को पता चल जाता है, तो विद्रोह खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे विद्रोह लार्ज पैमाने पे होता है। तो 1857 का विद्रोह जो है, फिर ये ब्रिटिशर्स के पास जो है इन्फेंट्री होती है, अपनी आर्मी होती है, अपनी इनके खुद से ज्यादा वेपन्स होते हैं। ठीक है, मॉडर्न वेपन्स होते हैं, ये हमसे कहीं ज्यादा आगे होते हैं हर एक चीज में। ठीक है, क्योंकि ये जो है इकोनॉमिक गेन तो हम अपना इंडिया से ही कर रहे होते हैं, बस दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी खोल के इनने बड़ा सा बिजनेस किया होता है, रिसोर्सेस हमारे यूज कर रहे होते हैं, यानी कि इंडियन के यूज कर रहे होते हैं। तो जब ये सारी घटना घट जाती है और इसके बाद फिर लगता है इंडियंस को, यहाँ पे कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे लोग होते हैं जो उस समय जो है ब्रिटेन जाके पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो आईएएस बनने की तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्वेंट्स बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब उनके पास थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है, वो सोचते हैं भाई कि यार हमारे जो है कंट्री में हमारे लिए जो है कुछ बार काउंसिल नाम की कोई चीज बननी चाहिए, ताकि हम अच्छे से अपनी कंट्री में एडवोकेट के प्रोफेशन को चला सके। ठीक है, एडवोकेसी कर सके, ठीक है, प्लीडिंग कर सके किसी की, यानी कि प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, जो कि अभी तक काम कहाँ चल रहा था, गांधी जी कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका में गए थे वकालत करने, मतलब किसी का केस लड़ने अपने फ्रेंड का। ठीक है, और बहुत सारे हमारे ऐसे वकील्स हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया हुआ। ठीक है, बेसिकली सो इन लोगों को, इन विद्वानों को लगा कि यार नहीं, हमें जो है हमें कुछ ऐसे कुछ चाहिए कि जिससे जो है क्या होना चाहिए कि हमारे पास भी कुछ राइट्स मिले, हमारे इंडियंस को कुछ राइट्स मिले। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1926 में इंडियन बार काउंसिल एक्ट आता है। ठीक है, इंडियन बार काउंसिल एक्ट में क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था, पुराने टाइम पे जो प्लीडर्स होते थे और जो वकील हुआ करते थे, वकील जिनको नॉलेज हुआ करती थी और प्लीडर्स जिनको खाली बेसिक नॉलेज हुआ करती थी,
वो जो खाली प्लीडिंग करते थे, तो अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और एडवोकेट जो है एडवोकेट कहलाने लगा। कब से? 1926 से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे और रिफॉर्म हुए। फिर जैसे हमारे देश को आज़ादी मिलती है 1947 में, उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बनता है 1950 में, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि इंडियन हाई कोर्ट 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत इंडियन हाई कोर्ट में हाई कोर्ट्स चल रहे थे, यानी कि हाई कोर्ट से सब कुछ हो रहा था। हाई कोर्ट अभी तक सुप्रीम अथॉरिटी है। हाई कोर्ट के नीचे जितने हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है। मुंसिफ अदालत, दीवानी अदालत, ये सब हाई कोर्ट के नीचे थे। उसके बाद फिर 1950 में जैसे ही हमारा 1947 में देश आजाद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 1949 में हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन के लगभग तैयार हो जाता है। 1950 में जनवरी 26 1950 को हमारा इनेक्ट मतलब पूरे देश में हमारा संविधान लागू हो जाता है। 1951 में ऑल इंडिया बार कमेटी बनती है, ठीक है। सो अब इस बार कमेटी का काम क्या होता है कि ये रिकमेंड करती है कुछ ऐसे प्रोविजंस, ठीक है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है लॉ कमीशन द्वारा। कुछ ऐसे प्रोविजंस, और वो प्रोविजंस क्या होते हैं? वो प्रोविजंस होते हैं एडवोकेट्स के लिए, कि एडवोकेट्स कैसे एक्ट करेंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया प्लीडर और जो है वकील को एक कर दिया गया, अब जो है एडवोकेट कहलाने लगे। कब से? 1926 के इंडियन बार काउंसिल एक्ट से, ठीक है। इंडियन बार काउंसिल एक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आया 1926 में। 1951 में इसी के लिए ऑल इंडिया बार कमेटी बैठी, ठीक है, जिन्होंने कुछ प्रोविजंस रिकमेंड किए और लॉ कमीशन ने इसको पास भी कर दिया। अब हमारा देश स्वतंत्र था, ठीक है, क्राउन के अंडर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, किसी का कोई प्रेशर नहीं था। तो हमारे इंडियंस के लिए जो है एक ऑल इंडिया बार कमेटी ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 लेके आए। अब यहाँ से जो है एडवोकेट एक्ट 1961 की कहानी शुरू हो जाती है। तो इतना बेसिक आपने देखा, 20-1 मिनट अगर आपने देखे हैं पूरा, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे एडवोकेट्स एक्ट 1961 आता है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे 7 चैप्टर्स हैं और टोटल 60 सेक्शंस है, जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है और जिसके अकॉर्डिंग हम अभी तक काम करते हैं। हम जो जितने भी वकील्स हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स हैं या फिर जो है सीनियर एडवोकेट्स हैं, ठीक है। तो वो अपना जो है जैसे काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसमें सारे प्रोविजंस दिए गए थे। तो टोटल 60 सेक्शंस और टोटल 7 चैप्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो है पहले चैप्टर में क्या होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में तो बेसिकली वही होता है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा। इसका शॉर्ट टाइटल होता है द एडवोकेट्स एक्ट 1961, ठीक है। और इसका एक्सटेंड कहां तक होगा भैया? टू द होल ऑफ इंडिया। उस समय जम्मू कश्मीर इंक्लूड नहीं था, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड हो चुका है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या था? 19 मई 1961 को ये इनेक्ट हुआ, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स मैंने आपको बताई दी हैं 7, और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें है 60। तो ये था सेक्शन 1 में दिया हुआ है। और सेक्शन 2 में जो है कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपकी अपनी स्क्रीन पे। सो नजरें अपनी जो है चील की तरह बाज की तरह जो है नजरें गड़ा के रखिए स्क्रीन पे। सो ये रहा आपका एडवोकेट्स एक्ट 1961 आपके सामने। सेक्शन 1 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, इसके कुछ सब क्लॉजेज हैं, ठीक है। 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहले 2A में एडवोकेट दे रखा है, यानी कि एडवोकेट वो होगा जो कि एंटर्ड होगा एक रोल में, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि रोल मतलब एक रजिस्टर टाइप का आप समझ लीजिए, जो इसके जो अपना ये एडवोकेट्स एक्ट के अंदर जो है इनरोल्ड होगा एज एन एडवोकेट, ठीक है, उसको एडवोकेट बोला जाएगा, यानी कि जिसके बाद क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन भी अभी आपको पता चलेगी, ठीक है, कि कौन होंगी वो होंगे लॉ ग्रेजुएट, जिनके पास लॉ की डिग्री होगी, वही एडवोकेट कहलाएंगे, ठीक है। अब अपॉइंटेड डे दे रखा है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अपॉइंटेड डे क्या होगा कि इन रिलेशन टू एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मींस द डे ऑन विच दिस दैट प्रोविजन कम्स इनटू फोर्स, ठीक है, ये होगा अपॉइंटेड डे, यानी कि कब वो अपॉइंट किए जाएंगे? 1961 को ही, जब ये फोर्स में आया था।
ऑप्शन सी ऑमिट हो चुका है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी बार करता है बार काउंसिल। बार काउंसिल का मतलब क्या होगा, जो कि इस एक्ट के अंदर बना गया है, यानी कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर जो बार काउंसिल बना गया है उससे मतलब है बार काउंसिल, ठीक है। और फिर ई गया है 2 का ई जो है वो बोलता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि इसके अंदर जो है सेक्शन 4 के अंदर, ठीक है, यानी कि अभी अब सेक्शन 4 अभी आप देखोगे आगे, ठीक है, उसके सेक्शन 4 के अंदर जिस भी टेरिटरीज के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, ठीक है, और वो होल ऑफ इंडिया, ठीक है, होल ऑफ इंडिया पे जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पूरा जो है जुडिक्शन पूरे ऑल ओवर इंडिया रहेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। स्टेट बार काउंसिल्स भी होते हैं हर स्टेट के, ठीक है, उनका उनके स्टेट पे जुडिक्शन होता है, जैसे उत्तराखंड का उत्तराखंड पे, ठीक है, जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर पे, लद्दाख का लद्दाख पे, ठीक है। अभी आप देखेंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको सब पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, हाँ, तो ये चीज आपको पता चली कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होता है, ठीक है। सेक्शन 2 का क्लॉज एफ जो है वो ऑमिट हो गया 1973 में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 2 का जी जो है वो बताता है हाई कोर्ट क्या होता है, ठीक है, हाई कोर्ट। सो पहली बात तो आपको देखना है कि हाई कोर्ट में जुडिशियल कमिश्नर जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। और अगर हम स्टेट बार काउंसिल के हिसाब से बात करें तो हर एक स्टेट की जो है एक बार काउंसिल होगी, ठीक है, और जो कि यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, अभी कहाँ पीछे डिफाइन कर रखी है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको, जस्ट वेट एंड वॉच। अब जो स्टेट की बार काउंसिल होगी वो हो सकता है कि एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए हो, या फिर एक जो है यूनियन, एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए हो, ठीक है। और वहां पर जो है क्या होगा, एक हाई कोर्ट भी बनाया जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, ठीक है। और इन द केस ऑफ बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिल्ली, मतलब ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे दिल्ली के लिए अगर बार काउंसिल बनाया गया है, बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो वहां पर क्या होगा, द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है, यानी कि दिल्ली का हाई कोर्ट, ठीक है। तो वैसे ही हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है, उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। और हाँ, उत्तराखंड का हाई कोर्ट का नैनीताल में है ना। तो ऐसे करके दिल्ली का दिल्ली में है, ठीक है। तो अभी आप पीछे देखेंगे कहाँ पर कौन सा हाई कोर्ट किसका कैसे क्या, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया एच वाला प्रोविजन, यानी कि लॉ ग्रेजुएट्स। लॉ ग्रेजुएट्स का मतलब क्या होता है, लॉ ग्रेजुएट्स मतलब वो पर्सन जिन्होंने बैचलर डिग्री ले रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी कि कानून द्वारा बनी गई कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी इंडिया में जो कि स्टैब्लिश हुई है, जो कि कानून द्वारा निर्मित है, उसको बोला जाएगा, वहां से जितनों ने भी जो ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है लॉ में, उनको बोला जाएगा लॉ ग्रेजुएट। तो ये कौन सा प्रोविजन है, सेक्शन 2H ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961, ठीक है। अब ये देखिए लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है। लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है कि ऐसे वकील, ठीक है, या फिर ऐसे प्लीडर या मुक्तर भी बोलते हैं इनको, ठीक है, या फिर रिवेन्यू एजेंट भी बोलते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं होती बट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, हाँ, मतलब केस को रख सकते हैं, एज अ टाइप ऑफ प्लीडर ही होते हैं, क्योंकि मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर। तो ये होते हैं लीगल प्रैक्टिशनर। ये कहाँ पर दे रखा है, 2I में, ठीक है। और 2J में दे रखा है प्रिस्क्राइब्ड। का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड मतलब क्या, किस चीज के लिए जो है ये प्रिस्क्राइब कर रखा है, यानी कि जो कुछ भी है इसी एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब कर रखा है। जो कुछ आपको ये समझ में आ रहा है ना, जितना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब इसी एक्ट के लिए, यानी कि द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर। रोल, ये रोल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक टाइप ऑफ रजिस्टर होता है जिसके अंदर जिसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, हर साल आप कह सकते हैं, या फिर टाइम टू टाइम, ठीक है, जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं कोर्ट ऑफिसर्स में, ठीक है, एडवोकेट्स में, ठीक है, तो इसको मेंटेन करना पड़ता है। ये हर क्या बोलते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए भी होता है और स्टेट बार काउंसिल्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये होता है रोल। रोल आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे मेरी ये कॉपी है तो इसमें मैंने मेंशन कर रखा है भैया कि क्या है हमारे पास, क्या क्या डेटा हमारे पास है, तो ये हमारा रोल हो गया, ठीक है। अब
इसका जो L2 का L प्रोविजन है आप देख सकते हैं, इसमें लिख रखा है स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फिर 2 का जो M है उसमें बोलते हैं कि स्टेट बार काउंसिल मतलब कोई भी एक ऐसा बार काउंसिल जो कि सेक्शन 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया होगा। अभी आप नीचे देख रहे हैं, ये आ गया सेक्शन 3 में स्टेट बार काउंसिल्स, ठीक है। अब ये जो है स्टेट रोल, यानी कि वो जो पहले वाला रोल था वो था ऑल इंडियन बार काउंसिल के लिए जो है रोल जो बना गया है, रजिस्टर जो मेंटेन किया गया है, जिसमें एडवोकेट्स की डिटेल्स वगैरह होंगी, जो भी इनरोल्ड होंगे एडवोकेट है ना, तो उनका जो है वो होगा। तो वैसे ही स्टेट रोल मतलब स्टेट बार काउंसिल में जितने भी उस स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस स्टेट में जो है वकालत कर सकते हैं, तो उन एडवोकेट्स की लिस्ट होगी एक टाइप से, तो इसे बोलते हैं स्टेट रोल। सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। तो ये चीज है, और ये जो है कहाँ पर है, अंडर सेक्शन 17 पर, ठीक है। तो ये चीज आपको इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर 2N में खत्म होता है हमारी ये सेक्शन 2। फिर आता है सेक्शन 3 स्टेट बार काउंसिल्स। स्टेट बार काउंसिल में जो है आपको 3 क्लॉजेस दिखेंगे, 3 सब क्लॉजेस दिखेंगे। 3 का A या 3 का 1 बोल लीजिए, तो यहाँ पर लिखा है कि देयर शैल बी अ बार काउंसिल, ठीक है। 3 का सेकंड जो क्लॉज है उसमें लिखा है कि स्टेट बार काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, ठीक है। कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो यहाँ पर मेंबर्स की संख्या दे रखी है, 15 मेंबर्स वहां पर होंगे स्टेट बार काउंसिल में, ठीक है। अभी हम स्टेट बार काउंसिल की बात कर रहे हैं, अभी हम इंडियन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट बार काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो 15 मेंबर्स वहां पर होंगे उस बार काउंसिल में, जहां पर जनसंख्या जो होगी वो है 5000 से कम होगी, 5000 से लेस होगी। और ये जनसंख्या कौन सी है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये पॉपुलेशन है रजिस्टर्ड एडवोकेट्स की, ठीक है, उस बार काउंसिल के अंदर। अगर उस बार काउंसिल के अंदर जो है 5000 से कम वकील रजिस्टर्ड होंगे, तो वहां पर 15 मेंबर्स का जो है बार काउंसिल बनाया जाएगा। अगर किसी स्टेट में जो है 5000 से ज्यादा और 10,000 से कम पॉपुलेशन है किसकी, एडवोकेट्स की, रजिस्टर्ड एडवोकेट्स की। किसमें रजिस्टर्ड, ये जो रोल लिखा हुआ है ना इस पे, तो इस रोल पे रजिस्टर्ड एडवोकेट्स की जो पॉपुलेशन है वो कम है, ठीक है। मतलब वो इतनी है, कितनी है, 5000 से ज्यादा और 10,000 से कम, यानी कि इतने एडवोकेट्स हैं, तो वहां पर जो है नंबर ऑफ संख्या बढ़ा के 15 से 20 कर दी जाएगी, ठीक है। और वहीं पे जो है अगर जो रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं किसी स्टेट रोल में, ठीक है, वो उनकी जो है संख्या 10,000 से ज्यादा होती है, तो वहां पर उस स्टेट बार काउंसिल में 25 मेंबर कर दिए जाएंगे। तो ये सिंपल मतलब है इसका, ठीक है। अब देखिए इसका जो तीसरा क्लॉज है, ठीक है, ये बता रहा है कि देयर शैल बी अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल इलेक्टेड बाय द काउंसिल इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। जैसे भी लॉ प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जैसे भी वहां का स्टेट बार काउंसिल बताएगा, उस मैनर में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होएगा, ठीक। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि यार हर स्टेट के लिए जो है अपना अपना बार काउंसिल होगा, तो अब देखिए यहाँ पे पूरे स्टेट्स बता रखे हैं। 3 का जो फर्स्ट का A क्लॉज है उसमें हर एक स्टेट के लिए, और उस स्टेट में कौन कौन से स्टेट दे रखा है, आंध्र प्रदेश दे रखा है, बिहार दे रखा है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, ठीक है, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो इन स्टेट के लिए, ठीक है। और फिर 3 का फर्स्ट का B जो है उसमें दे रखा है फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनके लिए, ठीक। फिर 3 का फर्स्ट का C सब सेक्शन C, उसमें देगा फॉर द स्टेट ऑफ केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप टू बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ केरला, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा, यहां पर साफ साफ बता रखा है कि लक्षद्वीप की जो यूनियन टेरिटरी है और जो केरला स्टेट है, ठीक है, इनके लिए जो है एक बार काउंसिल होगा और इनका हाई कोर्ट भी एक ही होगा, ठीक है। यानी कि जुडिक्शन जो है
यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप की वो आएगी किसके, केरला हाई कोर्ट के अंदर। अगर कोई क्राइम होता है लक्षद्वीप में तो वो कहाँ देखा जाएगा, वो केरला हाई कोर्ट में सुना जाएगा। केरला हाई कोर्ट उसका सर्वोच्च होगा और फिर तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही ऊपर, है ना। फिर उसके बाद आप देखो, फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी नोन एज बार काउंसिल ऑफ मद्रास, तो इसे बार काउंसिल ऑफ मद्रास बोला जाएगा और इसके लिए भी जो है यहाँ का एक हाई कोर्ट होएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादर एंड नागर हवेली नोन एज बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए महाराष्ट्र और गोवा का जो हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र में ही आता है, ठीक है। गोवा का जो भी जुडिक्शन है वो महाराष्ट्र के अंदर ही लगता है, ठीक है। और फिर आप डी में आएंगे, इसके 3 के फर्स्ट के सबसेक्शन डी में आएंगे तो आपको दिखेगा फॉर द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। आपको मालूम होगा पंजाब और हरियाणा की जो है कैपिटल चंडीगढ़ ही है और ये 2 अलग अलग राज्य हैं। इनके लिए जो बार काउंसिल होगी वो होगी पंजाब एंड हरियाणा होगी, ठीक है। और फिर डबल डी है यहाँ पे, ये डबल डी है फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ई वाला मतलब समझ रहे होंगे आप। ई वाला है फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और वेस्ट बंगाल के लिए एक बार काउंसिल होगी, एक बार काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसे बोला जाएगा बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इसी में जो है कलकत्ता हाई कोर्ट जो है इसका जुडिक्शन देखेगा पूरा, ठीक। और जैसे कि एफ में देख लीजिए फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली टू बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट करेगा। फिर इसका 3 का फर्स्ट का लास्ट प्रोविजन जी वाला देख लीजिए फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, क्योंकि ये 2019 में अभी नए यूनियन टेरिटरीज बने हैं तो इनके लिए जो है बार काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बन गई है, ठीक है। और वहां पे हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश हो गए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो भाई यहां पर हमारा फिनिश होता है 3 का पहला क्लॉज। अब 3 का दूसरा क्लॉज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये रहा, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है साफ साफ 3 के सेकंड में पढ़िएगा कि आ स्टेट बार काउंसिल सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स नेमली, यानी कि स्टेट बार काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, उनका क्या नाम होगा, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के जो बार काउंसिल में है उनको बोला जाएगा, उसका जो मेंबर होगा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। या ये देखना, ये नाम आपको कहीं और नहीं मिलेगा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है बार काउंसिल का हेड होगा, यानी कि क्या बोला था मैंने कि एक क्या होगा, चेयरमैन, हाँ, और दूसरा होगा वाइस चेयरमैन। तो यानी कि जो चेयरमैन होगा वो बेसिकली दिल्ली का यही होगा, कौन, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल भी है इसलिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये सब जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इनके लिए क्या शब्द यूज किया गया है, वो है एडवोकेट जनरल ऑफ ईच ऑफ द स्टेट ऑफ असम। जैसे एडवोकेट जनरल ऑफ असम होगा, एडवोकेट जनरल ऑफ मणिपुर होगा, एडवोकेट जनरल ऑफ मेघालय होगा, एडवोकेट जनरल ऑफ नागालैंड होगा, एडवोकेट जनरल ऑफ त्रिपुरा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। सो अगर वहीं पर पंजाब और हरियाणा का राज्य होगा, ठीक है, तो वहां पर बोला जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब एंड एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा। इनका क्योंकि एक ही जुडिक्शन लगता है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है, तो वहां पर होगा एडवोकेट जनरल ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ एनी अदर स्टेट बार काउंसिल द एडवोकेट जनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका वो तमिलनाडु स्टेट है तो आपके तमिलनाडु के लिए हो जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सिंपल एंड सॉर्टेड है। फिर उसके बाद सेक्शन 3 के 2 के, ये क्लॉज ए था इतना, अब बी वाला क्लॉज है, ठीक है। इसमें ये बता रखा है कि वही पीछे वाली संख्या जो अभी मैंने पीछे आपको ऐसे समझा दी थी, तो यहाँ पर मैंने लिख रखी है कि इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल विद एन इलेक्टोरेट नॉट एक्सीडिंग 5015 मेंबर्स, जहां पर
जो इनरोल्ड एडवोकेट्स की जनसंख्या होगी वो 5000 से ज़्यादा नहीं होगी, तो वहाँ पर जो है 15 मेंबर का जो है स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे? 15 मेंबर्स होंगे। ठीक है, जहाँ पर 5000 से ज़्यादा लेकिन 10,000 से कम मेंबर्स होंगे वहाँ पर 20 मेंबर्स होंगे स्टेट बार काउंसिल के। ठीक है, और अगर कहीं पर जो है 10,000 से ज़्यादा एडवोकेट्स इनरोल हो जाते हैं तो वहाँ पर 25 मेंबर्स होंगे। तो ये चीज़ साफ साफ बता रखी है और आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और इनका इलेक्शन कैसा होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इन द सेम प्रोसेस। ठीक है, सो और इनको चुना कहाँ से जाएगा? ये जो मेंबर्स हैं जितने भी, फ्रॉम अमॉन्ग्स एडवोकेट्स ऑन द इलेक्टोरल रोल ऑफ स्टेट बार काउंसिल। अब स्टेट बार काउंसिल की बात चल रही है भाई, तो स्टेट बार काउंसिल में जो भी एडवोकेट्स होंगे उन्हीं में से चुना जाएगा। जो मतलब बढ़िया सा एडवोकेट होगा उसको इसका मेंबर बना दिया जाएगा, और हो सकता है बाद में उसको चेयरमैन भी बना दिया जाए, है ना। तो यानी कि चेयरमैन मतलब सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ दैट बार काउंसिल, और यानी कि उस पूरे राज्य में दबदबा, यानी कि पूरा डोमिनेंट स्टेटस किसका? एडवोकेट जनरल का। ठीक है, और बेसिकली एडवोकेट जनरल क्या करता है? जो राज्य सरकार होती है उसको सलाह देने का काम करता है कि क्या कानूनी कार्य सही है या क्या गलत है। वैसे जो सॉलिसिटर जनरल होता है पूरे देश का, ठीक है, तो वो पूरे जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसको एडवाइस एंड गाइड करते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या कानूनी तौर पे क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उनको उसकी सलाह के लिए होते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 का क्लॉज 3, अभी तक आप क्लॉज 2 में चल रहे थे, और मैंने यहाँ पे साफ साफ ये भी मेंशन कर रखा है कि अबव मेंशन पॉपुलेशन इज ऑफ इनरोल्ड एडवोकेट्स नॉट ऑफ होल कंट्री ऑफ पीपल। ठीक है, ये जो मैंने पॉपुलेशन की बात यहाँ पर की है वो सिर्फ इनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, किसमें? उस पर्टिकुलर बार काउंसिल में। ठीक है, सेक्शन 3 की क्लॉज 3 की हम बात करें तो देयर शैल बी चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल इलेक्टेड बाय काउंसिल इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये मैं पीछे ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर बढ़िया करके लिख दिया आप लोग के लिए मैंने। ठीक है, तो ये आप जो है बढ़िया करके देख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल हो रहा और दिख रहा होगा। ठीक है, पॉज करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं सेक्शन 5। सेक्शन 4 नहीं देख रहे हैं क्योंकि सेक्शन 4 रिलेटेड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, और अभी हम बात कर रहे हैं स्टेट बार काउंसिल की। ठीक है, तो बार काउंसिल टू बी, तो ये बताया गया है कि बार काउंसिल जो है एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह काम होएगा। कॉर्पोरेट मतलब जो प्राइवेट बॉडी है उसकी तरह। ठीक है, एवरी बार काउंसिल शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग perpetual succession and a common seal with power to acquire and hold property both movable and immovable and to contract and may by name by which it is known sue and be sued। ये जो है केस किसी के खिलाफ दायर कर सकता है, और इसके खिलाफ भी कोई केस दायर कर सकता है अगर इसने कुछ गलत लीगल एक्टिविटी की है किसी के खिलाफ। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, सॉरी फॉर दैट। और ये आपके सामने है, इसके फंक्शंस क्या हैं ये आप जो है पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 6 में जो है पूरे फंक्शंस बता रखे हैं। ये पूरे सेक्शंस हैं ABCDEFD ठीक है, EEEEFGGHI। ठीक है, तो ये जो है आप देख लीजिएगा। आई होप कि आपको दिख पा रहा होगा। यस, ठीक है। फिर सेक्शन 6 के ये फर्स्ट का अगर आपने पूरे क्लॉजेस पढ़ लिए हैं तो उसके बाद सेक्शन 6 के क्लॉज 2 में आए, और वहां पर ये भी लिखा गया है कि स्टेट बार काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर फंड्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए वो फंड जो है कंस्टिट्यूट करेंगे ताकि वो फाइनल असिस्टेंट दे सकें। ठीक है, किसको? किसी डिसेबल्ड पर्सन को या फिर किसी अदर एडवोकेट्स को जो भी उनके अंदर इनरोल्ड हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प कर सकें।
ठीक है, जो कि सक्षम नहीं है इकोनॉमिकली। बहुत सारे होते हैं जिन पे टैलेंट होता है बट इकोनॉमिक फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है। और गिविंग लीगल एड और एडवाइस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ। अब लीगल एड और एडवाइस देने का काम भी किसका रहेगा? स्टेट बार काउंसिल का रहेगा। हाँ, एस्टैब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज। लॉ लाइब्रेरीज मतलब लॉ से रिलेटेड लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी, जिससे क्या होगा कि लॉ का मतलब लोग जागरूक होंगे लॉ के बारे में, ठीक है, कि लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो ऐसी लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी जहाँ पे जिससे लोगों को लीगल चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। स्टेट और क्लॉज 3 सेक्शन 6 का क्लॉज 3 बोलता है स्टेट बार काउंसिल में रिसीव एनी ग्रांट, डोनेशन, गिफ्ट और बेनिफिकेशन फॉर ऑल, ठीक है। यानी कि ये जो है, अगर आपसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या कोई स्टेट बार काउंसिल रिसीव कर सकता है ग्रांट, डोनेशन, गिफ्ट या बेनिफिकेशन, ठीक है, तो आंसर होना चाहिए यस, स्टेट बार काउंसिल ग्रांट कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 8 जो है बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ बार काउंसिल, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं बार काउंसिल के, ठीक है, उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, ठीक है। और ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितने मेंबर्स होंगे, 15, 20, 25, ठीक है। किस किस केस में? 5,000 से कम में, 5,000 और 10,000 के बीच में, और जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा इनरोल्ड एडवोकेट्स हैं वहाँ पर 25 नंबर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल्स होंगी, किसमें? स्टेट बार काउंसिल में, ठीक है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ एन स्टेट बार काउंसिल शैल बी 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ हिज इलेक्शन। जैसे इलेक्शन होगा, ठीक है, एडवोकेट्स में ही से ही चुना जाएगा, ठीक है। और जैसे इलेक्शन होगा कि भैया किसको बनाया जाए बार काउंसिल का मेंबर, तो वहां से जैसी आज मान लीजिए आज की डेट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज से 5 साल बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है, आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा। अगर आज आपको इलेक्ट किया एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, एनी स्टेट, तो 5 साल बाद आपका टेन्योर खत्म, समाप्त, फिनिश। सो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखा है तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमने 2 सेक्शन मिस किए हैं, सेक्शन 4 और सेक्शन 7। वो इसलिए मिस किए हैं क्योंकि इसमें स्टेट बार काउंसिल की बात ही नहीं की गई। इसमें बात की गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। यानी कि सेक्शन 4 जो है वो बोलता है कि देयर शैल बी अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड टू बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विच शैल consist of the following members, namely अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और बाकी हर एक स्टेट बार काउंसिल से एक एक मेंबर इलेक्ट किया जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते थोड़ा सा। और बेसिकली क्या है कि आपका कंप्लीट हो जाएगा ना 1 ही घंटे की वीडियो लेक्चर में कुछ जनरल और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एडवोकेट्स एक्ट 1961 के बारे में। सो गाइस, यहाँ पर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 4, तो आप पढ़ सकते हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ के बता दिया। आप पॉज कीजिए और आप पढ़िए इसको ध्यान से, ठीक है। आई होप कि ब्लर ना हो इस चीज की, मैं आप होप कर सकता हूँ और क्या ही कर सकता हूँ इससे ज्यादा, ठीक है। तो सेक्शन 4 में टोटल जो है 3 सब क्लॉजेस है, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर भी 3 क्लॉजेस हैं, ए बी सी। ए में दे रखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, बी में दे रखा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और सी जो है उसमें दे रखा है कि हर एक स्टेट बार काउंसिल से एक मेंबर सेलेक्ट किया जाएगा। जो भी स्टेट बार काउंसिल का मेंबर होगा उनमें से चुना जाएगा, वो बनेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है सेक्शन 4 का सब क्लॉज 2 देखिए, क्लॉज 2 देखिए, सॉरी 4 का क्लॉज 2, उसमें दे रखा है कि देयर शैल बी अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द काउंसिल इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेम चीज है जैसे स्टेट बार काउंसिल के लिए था कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होएगा, तो वैसे यहाँ भी चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होगा। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द स्टेट बार काउंसिल सेल। अब यहां पर टेन्योर दे रखा कि जो भी टेन्योर होगा किसका, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स का,
अगर वो किसी स्टेट बार काउंसिल से जो है इलेक्ट किए गए होंगे, तब उस केस में वो 2 साल के उनका कार्यकाल रहेगा। कितना? फॉर द 2 ईयर्स, ठीक है। जहां जब भी उनका इलेक्शन किया गया है उस डेट से, मान लीजिए आज आपको आपके स्टेट बार काउंसिल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बना दिया गया, तो आप 2 साल तक जो है आपका टेन्योर रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर लिखी है कि इन एनी अदर केस बी फॉर द पीरियड फॉर विच ही होल्ड्स ऑफिस एज मेंबर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बना दिया गया है, अगर आपकी जितना टेन्योर उसमें बचा था, किसमें? बार काउंसिल ऑफ स्टेट, एनी स्टेट, 5 साल का कार्यकाल होता है। अगर मान लीजिए आपका अभी 3 साल का बचा है तो आपको 3 साल का होएगा, ठीक है। जो डायरेक्टली बेसिकली जो सीधा बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे होंगे उन पे जाहिर सी बात है उन पे ज्यादा टेन्योर होएगा, है ना। और जिनको स्टेट बार काउंसिल से इलेक्ट किया जाएगा उनके पास सिर्फ 2 साल का टेन्योर होएगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 4 खत्म होता है। सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 7 आता है, फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जैसे कि फंक्शन थे किसी स्टेट के बार काउंसिल के बारे में, तो वही चीज यहाँ पर हमने आपको बता रखी है, तो ये भी आप जो है पढ़ लीजिएगा। देखिएगा जैसे कुछ फंक्शन है, टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट्स एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट, ठीक है। टू ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इट्स डिसिप्लिनरी कमिटी एंड द डिसिप्लिन कमिटी ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल, ठीक है। इसके लिए प्रोविजंस वगैरह लेना, तो ये आप पढ़ के समझ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपल दे रखा है, फर्स्ट का ABCDEFGH, तो ये आप पॉज करके देख सकते हैं। आई होप कि मैं बस यही आशा कर रहा हूँ कि ये जो है आपको क्लियरली विजिबल हो और पूरा आपकी स्क्रीन में आ जाए, है ना। हाँ, यही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ जिससे आपको पूरा दिखे। यस, गुड, ठीक। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 7 के फर्स्ट के ही ये क्लॉजेस चल रहे हैं, और क्लॉजेस कहाँ तक हैं? IJKL, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें दे रखा है कि टू कंडक्ट सेमिनार एंड ऑर्गेनाइज टॉक ऑन लीगल टॉपिक्स बाय एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड पब्लिश जर्नल्स एंड पेपर्स ऑफ लीगल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये सेमिनार्स कहाँ कंडक्ट होते हैं? लॉ कॉलेजेस में कंडक्ट होते हैं, ठीक है, बेसिकली है। और हाँ, फिर चलते हैं 7th के 2 में। तो ये तो आप पढ़ ही लेंगे, टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द बार काउंसिल, ये समझाने की जरूरत है नहीं। सेक्शन 7 का क्लॉज 2 जो है वो क्या बोल रहा है वो देखिए। जैसे किसी स्टेट का बार काउंसिल के लिए 1 और मोर फंड्स एस्टैब्लिश हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूट हो रहा था, वैसे ही सेम चीज है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट 1 और मोर फंड्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए? गिविंग फाइनल असिस्टेंस टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम्स फॉर इंडिजेंट, डिसेबल्ड और अदर एडवोकेट्स। कुछ ऐसे जो वीकली इकोनॉमिक टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताए हैं, यानी कि जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, विकलांग हैं, ऐसे कुछ एडवोकेट्स हैं, उनके लिए क्या करना? फंड्स जुटाना, ठीक है, और ताकि उनको इकोनॉमिक हेल्प मिल सके और वो जो है अपना जो है बढ़िया तरीके से कोर्ट की सहायता कर सके, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है ये बता सके, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि लॉयर्स ही लॉ पढ़ते हैं, लॉ को समझते हैं और बेसिकली एक हाई कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं, और उनको चेक करने के लिए वहाँ पे होते हैं जज, और जज भी होते हैं, आपने देखे होंगे कि गंजे से होते हैं, बुढ़े से होते हैं, है ना, यानी कि सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। तो ऐसे ही नहीं कि किसी को भी उठा के सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, काफ़ी ज़्यादा उसको पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए, काफ़ी सीनियर होना चाहिए, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। डायरेक्ट ही नहीं आप जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे, ठीक है, टाइम लगता है। अगर आप एडवोकेट हो, है ना, और उसका एक अलग क्राइटेरिया है।
तो फिलहाल जो है हम देख रहे हैं 7th का सेकंड क्लॉज हमने देख लिया, एस्टेब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरी सी क्लॉज में दे रखा है, ठीक है, गिविंग लीगल एड और एडवाइस इन अकॉर्डेंस विद रूल मेड इन दिस बिहाफ। तो ये चीज़ कहाँ पर है, ये 7th के सेकंड क्लॉज में है, 3 प्रोविजंस हैं इसमें। 7th के 3rd प्रोविजन जो है उसमें दे रखा है कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रिसीव एनी ग्रांट, डोनेशन, गिफ्ट और बेनिफिकेशन फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस। वही सेम चीज जो कि स्टेट बार काउंसिल के लिए दे रखा था कि स्टेट बार काउंसिल भी कोई भी गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, बेनिफिकेशन किसी के लिए भी रिसीव कर सकती है, ठीक है। और वो कहाँ इस्तेमाल करेगी, उसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं, आराम देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी बताया, हमने आपको स्टेट बार काउंसिल के बारे में, बार काउंसिल ऑफ एनी स्टेट के बारे में भी बताया, क्या मेंबर्स होते हैं, क्या जुडिक्शन होता है, ठीक है, किस तरीके से इनका काम होता है। आराम से आप जो है चेक कर लीजिएगा, इतना बड़ा कोई जो है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेक्शन 7, सेक्शन 4 जो है बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, और बाकी जो सेक्शंस आपने प्रीवियस सेक्शंस देखे थे वो बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। इजी एंड सिंपल, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हो सकेगा तो मैं जल्द ही नई चीज पता चलेगी। सो स्टे इन द चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड, इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।